ये ऑल प्रॉपर्टी ओनर के अंदर एक डर हमेशा अंदर में होता है जिस टाइम किराएदार वो घर में रखता है, जैसे फेक टेनेंट आइडेंटिटी, पुलिस वेरिफिकेशन मिसिंग, वीक रेंट एग्रीमेंट, रेंट डिफॉल्ट, प्रॉपर्टी डैमेज, लीगल सबलेटिंग, सडनली वैकेट हो जाता है, बिल सोसाइटी ड्यू, eviction travel, no tenant record, unreliable broker और लीगल चेक कन्फ्यूज। तो रेट चेक ये सॉल्यूशन करता है। एक बिजनेस ओनर एक रेंटेड प्रॉपर्टी लिया एक ओनर के पास, ओनर उसको दे दिया, उसी एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ। कुछ साल के बाद जिस टाइम छोड़ रहा है, ओनर के दिमाग में ख्याल ही नहीं है जी इस एड्रेस को अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन जीएसटी किया, वो चेंज नहीं किया। यदि चेंज नहीं करेगा, वो यदि जीएसटी नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट साइड से लीगल नोटिस आ सकता है, वहां पे प्रॉपर्टी ओनर का प्रॉब्लम हो सकता है। टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट, टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट क्लैरिटी आ रहा है। तो इसी जगह के मैक्सिमम जगह से फेक आईडी, एब्सकॉन्डिंग, क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से इंडिया के अंदर जो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लाख केसेस रजिस्टर होता है। आज के जो टॉपिक जो मीटिंग है, व्हाट इज रेट चेक प्रोजेक्ट बा रेट चेक जो सर्विसेज क्या है ना, रेट चेक सर्विसेज जो रेट चेक ए प्रोटेक बेस्ड tech enable property risk management platform that combines digital tools and verified on ground service to protect। माने रेंटेड प्रॉपर्टी को अंदर जो रेंट प्रॉपर्टी ओनर होता है तो वो 2 टाइप का होता है, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, सेकेंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और थर्ड पीजी हॉस्टल प्रॉपर्टी। तो पीजी रेंटेड प्रॉपर्टी मतलब टेनेंट आएगा व किराएदार आएगा। जो टेनेंट इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टे करता है तो अलग अलग एक एक करके चैलेंजेस होता है। जो प्रॉपर्टी यदि वैकेट खाली होगा, वैकेट है, तो उसको लिस्टिंग का जरूरत होता है। और जिस टाइम कैंडिडेट मिल जाता है प्रॉपर्टी ओनर का, तो कैंडिडेट कैसे है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए वेरीफाई करना जरूरत होता है। कैंडिडेट जिस टाइम मिल गया तो एक गवर्नमेंट लीगली जो प्रोसेस रेंट एग्रीमेंट करना चाहिए, साइन होता है और जितना दिन भी रुकेगा एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो रेट चेक ये सॉल्यूशन करता है। तो आगे बढ़े हम लोग को क्या देखना है, जो मैं 3 कैटेगरी के साथ बात किया अभी जो शेयर किया, तो वो लोग का ओरिजिनली चैलेंजेस क्या है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ओनर, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर, कॉमन चैलेंजेस क्लैरिटी आ रहा है, कॉमन चैलेंजेस क्या क्या होता है। इसको अंदर 12 कॉमन चैलेंजेस होता है। कितना? 12 कॉमन चैलेंजेस होता है। जैसे फेक टेनेंट आइडेंटिटी, पुलिस वेरिफिकेशन मिसिंग, वीक रेंट एग्रीमेंट, रेंट डिफॉल्ट, प्रॉपर्टी डैमेज, लीगल सबलेटिंग, सडनली वैकेट हो जाता है, बिल सोसाइटी ड्यू, eviction travel, no tenant record, unreliable broker और लीगल चेक कन्फ्यूज। समझ पा रहे? ये ऑल प्रॉपर्टी ओनर के अंदर एक डर हमेशा अंदर में होता है जिस टाइम किराएदार वो घर में रखता है। क्लैरिटी आया? ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए 1 मिनट के अंदर। फेक टेनेंट आइडेंटिटी का मतलब जो सही कैंडिडेट मेरा घर में रुक रहा है, सही बंदा के साथ
मेरा डील हो रहा है ना, फेक डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड दे दिया। पुलिस वेरिफिकेशन मिसिंग मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी ओनर का इग्नोर करता है। जी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से स्टेट वाइज कैंडिडेट के मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, और साथ साथ सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ओनर को होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है। थर्ड है वीक रेंट एग्रीमेंट, मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी ओनर उसको क्या क्लॉज लिखना चाहिए, कितना एडवांस होना चाहिए, लेना चाहिए, क्या नोटिस पीरियड होना चाहिए, बहुत सारा जो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना चाहिए, तो उसको ऊपर फोकस उतना नहीं करता। एक फॉर्मेलिटीज तरफ से एग्रीमेंट बन जाता है, तो बाद में बहुत डिस्प्यूट होता है। ठीक है। तो वीक रेंट एग्रीमेंट, रेंट डिफॉल्ट डिफरेंस एंगल से हो सकता है, क्योंकि क्यों एंगल में होता है, दो ही रीजन है। कैंडिडेट जिस टाइम एंट्री कर रहा था उसको वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मिसिंग क्या, एक्चुअल अर्निंग कर रहा कि नहीं कर रहा था, जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न कौन सा उद्देश्य में वो आके घर में स्टे कर रहा है, तो लैक होता है, मैंने इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है किराएदार का जो किराए में रुकता है। ठीक है। इसी सब प्रॉपर्टी डैमेज, क्योंकि स्टे करता है रेंटेड पर्सन किराएदार, तो उसको अंदर कौन क्या अंदर में करके बैठता है उसको जानकारी नहीं मिलता है, और प्रॉपर्टी ओनर इसलिए बीच बीच में 6 महीना 1 साल के अंदर एक बार करके इंस्पेक्शन मतलब विजिट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। लीगल सब, उसके बाद लीगल सबलेटिंग, इसको मतलब क्या है, सिंपल है, मैं एक घर किराए पे लिया, मैं दूसरा लोग के मैं दे दिया, रख दिया, तो इसको बोलता है इलीगल सबलेटिंग। अब इसी जगह से यदि कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं तो नहीं रुक रहा, मेरा साथ ओनर के साथ एग्रीमेंट है, और मैं कोई दूसरा बंदा के रख दिया, वो कांड कर दिया, तो वहां पे वो लैंड ओनर प्रॉब्लम में फंस सकता है। सडनली वैकेंसी मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी ओनर के बाद कुछ ना बोल के ताला लॉक करके भाग गया। ठीक है। तो अभी उसको रेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ गुम हो गया, माने उसको आता पता ही नहीं मिल रहा सडनली, और भी हो सकता है, तो तुरंत घर प्रॉपर्टी ओनर का यदि वैकेट होगा तो उसको घर में अंदर किराएदार थकना चाहिए, क्योंकि मंथली रेंट लॉस हो जा रहा है। बिल सोसाइटी ड्यू, मतलब सोसाइटी के अंदर क्या होता है जी, सोसाइटी के पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल, अदर्स बहुत सारा फैसिलिटीज है, उसको एक मंथली चार्ज होता है। ठीक है। तो वो भी चार्ज क्या होता है, ओनर को उतना नॉलेज में नहीं होता है, सोसाइटी उसको रिकॉर्ड मेंटेन करता है। टेनेंट तो भाग गया, बात छोड़ के चल गया, बाद में वो जो अमाउंट है वो प्रॉपर्टी ओनर को अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है। इविक्शन ट्रैवल, इसको मतलब क्या है, इविक्शन ट्रैवल ये क्या होता है ना, इविक्शन ट्रैवल है मतलब घर में रुका, बोला जमीन अभी नहीं छोड़ूंगा, समझ पा रहे हैं, ये टेनेंट के साइड भी हो सकता है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर भी किसी को बोलता है तुम अभी भाग जाओ, तो ये होता है लीगल का इविक्शन ट्रैवल। क्लियर है। ठीक है। तो ये क्या करना है, एक प्रोसेस के थ्रू से एक्चुअल होना चाहिए, नोटिस पीरियड कब होगा, कब छोड़ना चाहिए, रेंट बढ़ाना चाहिए। अनरिलायबल ब्रोकर मतलब डर होता है, जो प्रॉपर्टी ओनर ब्रोकर के थ्रू से किराएदार मिलता है तो उसका माइंड में डर होता है, अरे कैंडिडेट कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, बाद में कुछ जिस टाइम प्रॉब्लम होता है ब्रोकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी ओनर का जो 12 जो चैलेंजेस है
हमेशा दिमाग के अंदर घूमता है, ठीक है, प्रॉब्लम है। और लीगल कन्फ्यूजन मतलब लीगल के ऊपर लैक होता है, लीगल इतना जानकारी नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या क्या लॉ है, क्या है, वो डिपेंडेंसी हो जाता है लॉयर के ऊपर, उतना नॉलेज नहीं होता, लैक ऑफ लीगल नॉलेज होता है। सिंपल क्लैरिटी आ गया। तो देखो, रेंटेड ओनर का जो कॉमन चैलेंजेस है, रिलेटिव प्रॉब्लम फेस अक्रॉस इंडिया, ये इंडिया के अंदर मेनली 12 का प्रॉब्लम होता है, करेक्ट, क्लैरिटी है। तो इसको सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, देखिए 2 ही सॉल्यूशन है। फर्स्ट, नंबर 1, उसको वेरिफिकेशन करना चाहिए कैंडिडेट का, और एग्रीमेंट प्रोसेस सही से करना चाहिए। तो इसको जो रिस्क, जो मिटिगेशन, जो रिस्क है, वो क्या होगा? लो हो जाएगा, क्लैरिटी है। तो इसलिए जो रेट चेक लेके जो आया 4 स्टेप मार्ट सॉल्यूशन, जहां पे कैंडिडेट का, जो किराएदार का टेनेंट वेरिफिकेशन भी सॉल्यूशन हो जाएगा, रेंट एग्रीमेंट भी सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी जो मैनेजमेंट वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि किराएदार चाहे वो वैकेट होने के बाद उसको प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? लिस्ट भी कर सकता है, पब्लिक भी कर सकता है, सिंपल है। तो ये एक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर का चैलेंजेस और ये सॉल्यूशन है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर के क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। इसको अंदर भी 14 चैलेंजेस है। नंबर 1, टेनेंट बिजनेस आइडेंटिटी नॉट वेरीफाई, मतलब वहां पे जो किराएदार, मतलब बिजनेस ओनर, शॉप, अदर्स जो लोग रेंट में लेके बिजनेस करते हैं, तो इसलिए टेनेंट बिजनेस आइडेंटिटी नॉट वेरीफाई। बिजनेस आइडेंटिटी मतलब कौन सा कंपनी है, कंपनी का वेरिफिकेशन, मतलब बिजनेस वेरिफिकेशन नहीं करते, और बिजनेस का जो ओनर है उसको वेरिफिकेशन नहीं करते। इसलिए हम लोग को पास देखिए बिजनेस वेरिफिकेशन, क्लाइंट हम लोग को बोलते बिजनेस वेरिफिकेशन करके दो, याद है बहुत सारा। सेकेंड है मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी पर्पस, मतलब एक बिजनेस के अंदर बिजनेस कमिटमेंट होता है, ये जो मैं शॉप ले रहे हैं, इस शॉप के अंदर में किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी होगा, क्लैरिटी आएगा। तो कोई इसको क्या किया, मतलब कुछ ट्रेनिंग सेंटर के लिए नाम में ले लिया, देखे वो सपोज मान लो कुछ अलग ऑफिस करके बैठा, वहां पे पीजी हॉस्टल बना दिया, क्लैरिटी मिला। थर्ड है जीएसटी एंड कंप्लेंट्स इशू। जीएसटी का इशू मतलब जो बिजनेस ओनर है, इंडिया के रूल के हिसाब से उसको जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर में भी एक्टिव, में भी इनएक्टिव। और क्या हो सकता है, मतलब एक बिजनेस ओनर एक रेंटेड प्रॉपर्टी लिया एक ओनर के पास, ओनर उसको दे दिया, उसी एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ साल के बाद जिस टाइम छोड़ रहा है, ओनर के दिमाग में ख्याल ही नहीं है कि इस एड्रेस को अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन जीएसटी किया, वो चेंज नहीं किया। यदि चेंज नहीं करेगा, वो यदि जीएसटी नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट साइड से लीगल नोटिस आ सकता है, वहां पे प्रॉपर्टी ओनर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्लैरिटी आया। तो इसलिए प्रॉपर्टी ओनर का इतना जानकारी होना चाहिए कि जिस टाइम कोई भी किराएदार व बिजनेस ओनर जब शिफ्ट करेगा, उसको जो प्रॉपर्टी है जब छोड़ेगा, तो वहां पे जो भी एड्रेस वो मेंशन किया गूगल एक्स्ट्रा व गवर्नमेंट जाएगा से, तो एड्रेस उसको चेंज करके जाना है, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट CA में चार्ज। नॉन पेमेंट रेंट मतलब पेमेंट डिले, पेमेंट नहीं कर रहा है,
वो बोलेगा जी मेरा तो 6 महीना का एडवांस है, वहाँ से एडजस्ट कर लो, इतना डिले क्यों है। ऐसा कोई कोई बिजनेस ओनर प्रॉपर्टी ओनर के साथ ऐसा बातचीत होता है, ठीक है। और CAM का मतलब कॉमन कारपेट, जो कॉमन कारपेट क्या CAM कॉमन कारपेट एरिया जो होता है, ठीक है। तो किसी किसी कंपनी जाएगा से क्या होता है, एक ही जगह से कॉमन फ्लोर यूज होता है, प्रिंटर यूज होता है, वॉशरूम यूज होता है, कुछ गेमिंग अदर्स जो कारपेट एरिया होता है, ठीक है, लिफ्ट यूज होता है कॉमन, तो उसको एक चार्ज होता है, ठीक है। कॉमन एरिया जो मेंटेनेंस चार्ज CMA है, ठीक है, वो नहीं देता है, मिसिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इलीगल सब लीजिंग, इसको मतलब सिंपल है, जो बहुत बड़ा मैं कॉमन फ्लोर लिया एक बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, मैं दूसरा कुछ इलीगली बिजनेस एक्टिविटी व अदर्स कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट के ऊपर व एग्रीमेंट के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसी जगह से यदि कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉपर्टी ओनर को। एग्रीमेंट नॉट कमर्शियल गारंटी, इसको मतलब जो कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर, जैसे मान लो रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, सॉरी जो रेसिडेंशियल का जो रेसिडेंस के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो रेंट एग्रीमेंट है, और कमर्शियल के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो लीज एग्रीमेंट है। क्लियर है। तो एग्रीमेंट के अंदर जो लीज एग्रीमेंट के जो भी क्लॉज है उसको सही से प्रॉपर्टी ओनर का उतना क्लैरिटी नहीं आता है। क्लियर है। डिफिकल्टी इन एविक्शन, इसलिए प्रॉपर्टी ओनर जो भी बिजनेस ओनर है उसको छुड़ाना के लिए उसको दिक्कत होता है, ठीक है। जो रेंटेड जो बिजनेस ओनर है उसको बोला मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी भी मैं 1 साल तक रहूंगा, 2 साल तक रहूंगा। जो प्रॉपर यदि एग्रीमेंट नहीं होगा तो लीगली डिस्प्यूट हो सकता है। ये प्रोसेस यदि कंप्लीटली रेंट एग्रीमेंट सॉरी लीज एग्रीमेंट होगा तो प्रोसेस के थ्रू जो टेनेंट है वो भी उसको जो डिमांड है फुलफिल कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी ओनर है वो भी फुलफिल कर सकता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर का मेजर यहाँ पे 7 चैलेंजिंग पॉइंट है। आई होप हम लोग क्लियर हो जा रहे हैं। 8 नंबर क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज एंड अनऑथराइज ऑल्टरनेशन। मतलब प्रॉपर्टी डैमेज किसी जगह से मान लो कुछ किचन करके रखा, बादस कुछ सेंटर करके रखा, सर्वर रूम करके रखा, वो तोड़ दिया, देखे दूसरा जगह से अपना हिसाब से बना रहे, ठीक है। फायर सेफ्टी एंड लाइसेंस वायलेंस, किसी किसी बिजनेस को अंदर मैंडेटरी होता है फायर लाइसेंस लेने के लिए, अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटी कर नहीं पाता है। तो इसलिए वहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर के सही से जानकारी नहीं होता है। नो रिकॉर्ड ऑफ पास्ट कमर्शियल टेनेंट, जो पहले था वो छोड़ के चल गया, बट वो जहां पे गया वहां पे कुछ प्रॉब्लम एक्टिविटी कर दिया, तो लीगली पुलिस आके जहां पे वो रुका था उसी जगह से जो नेक्स्ट कहां पे रुका था उसको पास आया, तो तुम कुछ डॉक्यूमेंट दो। कौन था उसको बिजनेस डॉक्यूमेंट दो, जो उसका ओनर है डॉक्यूमेंट दो। तो प्रॉपर्टी ओनर जो प्रीवियस जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिसिंग, वो उसको नहीं लिया, मैनेज करके नहीं रखा, ठीक है। तो ब्रोकर डिपेंडेंसी विदाउट कंट्रोल, ब्रोकर डिपेंडेंसी विदाउट कंट्रोल, तो ब्रोकर सिमिलरली सेम है, वो भी डर होता है, बाद में कुछ डिस्प्यूट आता है
क्या होता है, ब्रोकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, और जो प्रॉब्लम आता है फेस किसको पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर्टी ओनर के करना पड़ता है। ठीक है, लीगल नॉलेज का गैप होता है, ऑब्वियसली उतना नॉलेज नहीं होता है। ब्रांड एंड रेपुटेशन रिस्क, ये क्या होता है, डॉर किसको होता है, प्रॉपर्टी ओनर का होता है। ब्रांड एंड रेपुटेशन रिस्क, ब्रांड मतलब क्या, कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कांड हुआ, वो जो कांड बा, वो जो प्रॉब्लम है, मीडिया उसको दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, बिल्डिंग के नेम दिखा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ओनर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो किया उसका प्रॉब्लम है, बट मार्केट में डिमांड हो रहा है किसको, बिल्डिंग है, वहां पे जो कमर्शियल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का रेपुटेशन खराब हो रहा है, ब्रांड जो नेम है बिल्डिंग का वो भी खराब हो रहा है। ठीक है, और बीच बीच में वो ओनर का भी खराब हो रहा है, लास्ट में उसको पास भी मीडिया व पुलिस आ सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और बाद में बोलते हैं अरे वो बिल्डिंग में बिल्कुल ही मत जाए, वहां पे ऐसा ऐसा बिजनेस होता है, दूसरा बिल्डिंग भी उसको मतलब किराएदार भी मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी कीप्ट वैकेट ड्यू टू द ट्रस्ट इशू, जो मैं बताया, इसको वजह से उसको किराएदार मिलना, वो बिल्डिंग के ऊपर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्लाइंट आया। ठीक है, तो देखो रेसिडेंशियल जो टेनेंट है उसको टेनेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट ही उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। कॉमर्शियल के अंदर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यहां पर सिमिलरली है, क्या सिमिलरली है, यहां पे एक्स्ट्रा क्या है, जो कंपनी आ रहे, प्राइवेट लिमिटेड आ रहे, ना एलएलपी आ रहे, ना पार्टनरशिप आ रहे, ना प्रॉपर्टीशिप आ रहे, तो कंपनी को वैलिडेट करना है, साथ साथ जो कंपनी का ओनर है तो उसको भी वेरिफिकेशन करना है। क्लाइंट आ गया। इसलिए देखो हमेशा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर का जो चैलेंजेस है, ये कॉमन 14 चैलेंजेस उसको हमेशा डर होता है। तो नेक्स्ट अगेन हम लोग इसको ऊपर क्लैरिफाई कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। टेनेंट बिजनेस आइडेंटिटी नो वेरीफाई, सेकेंड मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी पर्पस, जीएसटी एंड कंप्लेंट्स इशू, फोर्थ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, illegally subleasing, agreement not commercial, difficulty in eviction, property damage, unauthorized alternation. 9, fire safety and license violence. 10, no record of fast commercial tenant, broker dependency without control, legal knowledge gap, brand and reputation risks, property key vacant due to the trust issue. और कॉल टू एक्शन क्या है, मैसिव एक्शन क्या है, प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, मैक्सिमाइज रिटर्न। तो यहां पर सिंपल बात है, सॉल्यूशन है, और पीसफुली एक माइंड का पीसफुल होना एक ही रीजन होता है प्रॉपर्टी ओनर के लिए, वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट बहुत अच्छा से करना है। तो इसी हिसाब से रेट चेक हम लोग को क्या सॉल्यूशन देता है, सिंपल है, जो 4 स्टेप जो मार्ट सॉल्यूशन है, वेरिफिकेशन भी सॉल्यूशन हम लोग दे रहे, ऑनलाइन फ्यू मिनट के अंदर उसको लीज जो एग्रीमेंट है, तो लीज एग्रीमेंट भी उसको क्लैरिटी आएगा, और प्रॉपर्टी ओनर और जो टेनेंट है, जो किराएदार है, जो बिजनेस ओनर है, वो एक डिजिटली जो क्या डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट थकेगा, अदर्स पेमेंट, जो भी एक्टिविटी मिसिंग हो जा रहा था ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन में तुरंत मिल जाएगा, और यदि चाहेगा वो लिस्ट भी कर सकता है हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थ्रू से। क्लैरिटी आ गया। तो कमर्शियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेंचाइजी वेरिफिकेशन भी बोलता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी में अलग अलग रूल होता है, तो इसी जगह से अलग रूल है। ठीक है, या
के अंदर जो रियल इंसिडेंट इन पीजी एंड हॉस्टल, इंडिया के अंदर रियल इंसिडेंट पीजी और हॉस्टल के अंदर जो ईयरली जो इंसिडेंट होता है कितना होता है और कौन सा कैटेगरी के अंदर होता है और क्यों होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हॉस्टल ओनर है, पीजी ओनर है, करेक्ट। तो इसी जगह से देखो जो यहाँ पे क्लैरिटी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, नंबर वन दिखा रहे टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट, टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट क्लैरिटी आ रहा है। तो इसी जगह के मैक्सिमम जगह से फेक आईडी, एब्सकॉन्डिंग, क्रिमिनल बैकग्राउंड के वजह से इंडिया के अंदर जो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लाख केसेस रजिस्टर होता है, तो वो रीजन है टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेटेड इंसिडेंट और फेक आईडी, एब्सकॉन्डिंग, क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसको वजह से कितना ईयरली 35 केस से 45 तक ये रजिस्टर क्लैरिटी है। तो यहाँ पे फेक आईडी मतलब जो आधार कार्ड व पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल सही से चेक नहीं किया, इसको वजह से एब्सकॉन्डिंग मतलब पीजी में आज है, 1 महीना है, सडनली वो भाग गया, कुछ आता पता उसको ट्रेस ही कर नहीं पा रहा है, उसको ढूंढ नहीं पा रहा है क्योंकि प्रॉपर कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और क्या ना जो कैंडिडेट स्टे करता है उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है। क्लैरिटी आ गया, नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी एंड क्राइम इंसिडेंट। सेफ्टी के वजह से 18 से 25 के ईयरली केस रजिस्टर होता है पीजी के अंदर। तो यहां पे क्या क्या होता है, थेफ्ट, हरेसमेंट, ड्रग्स एंड असोल्ट। क्लैरिटी आया। इसको वजह से केस, इतना केस होता है, इसको ज्यादा क्लैरिटी देना जरूरत नहीं। ड्रग मैंने हॉस्टल के अंदर ड्रग एक्टिविटी ज्यादा होता है, हेरेसमेंट तो होता ही, चोरी भी होता है, असोल्ट मतलब क्लैरिटी तुम लोग को पता है क्या है। और साथ साथ जो 3rd नंबर जो पॉइंट है, स्टाफ रिलेटेड इंसिडेंट, यहां पे कितना केस होता है ईयरली पीजी हॉस्टल के अंदर, 6 केस से 8 के, मिनिमम 10,000 मान लो ईयरली होता है। इसको बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रजिस्टर तो बहुत हर चीज नहीं होता है, ठीक है। किसको वजह से होता है, कौन लोग करता है ना, हॉस्टल को अंदर जो लोग कुक, क्लीनर, हेल्पर व सिक्योरिटी गार्ड जो लोग होता है उसको वजह से, ठीक है। नंबर 4, रेंट डिपॉजिट एंड एग्रीमेंट डिस्प्यूट, ये सबसे ज्यादा होता है। 50,000 से 60,000 तक ये केस रजिस्टर के में बात कर रहा है, ठीक है। रजिस्टर हुआ इतना केसेस, कौन सा वजह से ना, एग्रीमेंट प्रॉपर मेंशन नहीं होने के वजह से, एग्रीमेंट नहीं होने से वजह से मतलब एग्रीमेंट नहीं हो रहा मतलब डॉक्यूमेंट भी ठीक नहीं है। एग्रीमेंट नहीं बनना मतलब सही नाम किसको नाम में था रुक रहे, क्लैरिटी आ रहा है। तो एग्रीमेंट ना होने की वजह से इतना केस हो रहा है, बहुत ही सीरियस है। और जो 5th है, इलीगल अनलिस्टेड पीजी एंड हॉस्टल ऑपरेशन, नो परमिशन, ओवर क्राउडिंग, सेफ्टी वायलेंस, ये केस और भी ज्यादा है, मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख तक केसेस रजिस्टर होता है। क्योंकि ये पहले बोला जो रियल इंसिडेंट इन पीजी एंड हॉस्टल ईयरली कितना, मिनिमम 3 से 4 लाख केसेस रजिस्टर होता है, अनरजिस्टर्ड तो ज्यादा है। तो 5 नंबर पहले इलीगल अनलिस्टेड पीजी एंड हॉस्टल मतलब गोली के अंदर कोई घर है उसको पीजी हॉस्टल बना दिया, कुछ लाइसेंस व आदार्स को इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो गोली गोली में जो रजिस्टर नहीं है, इधर उधर करके जो पीजी को अंदर बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर ये है। क्लैरिटी आ गया? तो इसको प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर ओनली फॉर 2 सॉल्यूशन है। एक जो टेनेंट है, जो स्टूडेंट है बा जो वर्किंग प्रोफेशनल पीजी हॉस्टल बा को वर्किंग प्लेस के अंदर जो लोग रुकते हैं वो लोग को प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बा टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहा था। ठीक है, नंबर 1। और एग्रीमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, तो उस ए होने से क्या होता है, उसको जो रिस्क का जो हाई जो चांस है वो बहुत लो हो जाएगा। ठीक है, तो क्लैरिटी मिला। तो इसी जगह से सेम सॉल्यूशन हम लोग को रेट चेक का है। जो भी स्टूडेंट है, जो भी किराएदार हो, जो भी है, उसको वेरिफिकेशन प्रॉपर करना है और जो एग्रीमेंट है वो करना है। जो पीजी हॉस्टल जो ओनर है क्या करना है, जो पीजी हॉस्टल मैनेजमेंट भी यदि हम लोग को एप्लीकेशन लिएगा, हम लोग को साथ यदि जुड़ेगा, हम लोग को थ्रू से यदि स्टूडेंट का स्टूडेंट वेरिफिकेशन बा टेनेंट वेरिफिकेशन कराएगा, एग्रीमेंट यदि बनाएगा, तो उसको हॉस्टल मैनेजमेंट उसको मिल जा रहा है। ठीक है, तो हॉस्टल मैनेजमेंट क्या है ना, एक हॉस्टल के अंदर कितना बेड है, कौन सा लोग आ रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट जा रहे हैं, कब कितना दिन रुका, उसको सारा जो ऑल डॉक्यूमेंट है बा जो बीजीपी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है, उसको जो डॉक्यूमेंट है इन डिटेल्स उसको मिल जाएगा। सेकेंड थिंग क्या होगा, किसी किसी को 2, 3, 4, 5 हॉस्टल है, एक लोकेशन दूसरा लोकेशन में, टोटल हॉस्टल का वो मैनेजमेंट कर पाएगा जो हम लोग को 4 स्टेप मार्ट सॉल्यूशन के साथ यदि जुड़ेगा। साथ साथ वो चाहेगा तो हम लोग को साथ जो उसको हॉस्टल है वो लिस्टिंग करेगा। बट हम लोग को साथ हॉस्टल यदि लिस्टिंग करेगा ऐसे ही कर दिएगा, बट हम लोग को हो जाएगा से वेरीफाई, मतलब रेट चेक के अंदर वेरीफाई हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि न रेट चेक ओनर को वेरिफिकेशन करेगा और हॉस्टल का भी वेरिफिकेशन करेगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वेरिफिकेशन बैच भी मिलेगा और उसको लिए आर्टिकल भी लिखेगा जो कंपनी वेबसाइट मतलब रेट चेक के अंदर वो आर्टिकल भी होगा। करेक्ट? क्लैरिटी आया? तो ये हो गया जो हॉस्टल पीजी ओनर का 4 स्टेप मार्ट सॉल्यूशन। अभी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग को पास यदि हॉस्टल ओनर होगा, पीजी ओनर होगा बा कॉमर्शियल बा रेसिडेंशियल जो भी होगा, हम लोग अच्छे से बात कर पाएगा, इसलिए मैं इतना बात किया। ठीक है, बात होगा। अभी इन शॉर्ट एकदम शॉर्ट में लास्ट जो हम लोग को पेज बोल के मीटिंग खत्म हो जाएगा, जो पीजी हॉस्टल ओनर का जो 5 मेजर जो चैलेंजेस है, नंबर 1, क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, तुम लोग ये बात बताना है। तो क्या जो इंडिया के अंदर पीजी हॉस्टल ओनर के अंदर 5 जो चैलेंजेस है, नंबर 1 क्या, टेनेंट ऑक्यूपेंट रिलेवेंट इंसिडेंट, सेकेंड सेफ्टी एंड क्रिमिनल इंसिडेंट, क्राइम इंसिडेंट, थर्ड स्टाफ रिलेटेड इंसिडेंट, फोर्थ रेंट डिपॉजिट एंड एग्रीमेंट डिस्प्यूट, फोर्थ रेंट डिपॉजिट एंड एग्रीमेंट डिस्प्यूट, 5 इलीगल अनलिस्टेड पीजी हॉस्टल ऑपरेशन जो एक्टिविटी होता है।